तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पहला ही चैप्टर, जिसका नाम है, सभी जानते हैं, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डीसी मशीन। डीसी मशीन की बात करें तो डीसी मशीन है वो अपने पास दो प्रकार की होती है। नंबर एक तो है अपना डीसी जनरेटर, दूसरी है अपनी पास डीसी मोटर। अब अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर का अगर हम इंट्रोडक्शन दे या उसकी परिभाषा दे तो क्या होगी, तो लिखेंगे वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है वह कहलाता है डीसी जनरेटर। और अगर डीसी मोटर की बात करें तो वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन कहलाती है डीसी मोटर। तो देखो मैंने लिख दिया है कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर इसकी बात करें डीसी मोटर की तो लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो गया अपना डीसी मशीन। अब इसका अगर बात करें कि इसका जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, वो कौन सा होता है, तो इसका प्रिंसिपल की बात करें तो वो होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अब मैं आपको बता रहा हूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है वो माइकल फैराडे ने दिया था, और उसके अंदर इसने बताया था कि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान चालक को घुमाया जाए तो उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही कहलाता है आपका चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम अब पढ़ रहे हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 1। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि महत्वपूर्ण अपना क्वेश्चन है, नहीं पूरा चैप्टर ही महत्वपूर्ण है। तो इसका नंबर 1 क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका आंसर अभी मैंने बताया था, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो आपने समझ लिया होगा। नंबर 1 क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डीसी जनरेटर है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वह करता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अब अपना जो सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जिस विधि से डीसी जनरेटर में ईएमएफ प्रेरित होता है वह कहलाता है। मतलब कि जिस विधि से डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा वह कौन से प्रकार का होगा। तो जो डीसी जनरेटर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर जब हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो उसका जो आर्मेचर है वो घूमेगा, सीधी सी बात, आर्मेचर घूमेगा। आर्मेचर घूमेगा, जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स है जो फाई है, क्या है, फाई है, वो भी कौन सा होगा, घूमने वाला होगा। तो कहने का मतलब उसका आर्मेचर भी घूम रहा है और उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है मतलब फाई है वो भी घूमेगा। तो उसके अंदर जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है वो भी कौन सा होगा, डायनेमिक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे गतिज या गतिमान, या लिखेंगे डायनेमिक। कैसे, तो देखो मैंने आपको भी बताया है कि जब हम उसके अंदर
ये मानो उसमें दो पोल बना दिए NS। अब उसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स जिसे हमने लिखा है फाई से, अब जैसे मैकेनिकल एनर्जी दी तो उसका जो आर्मेचर है वो घूमेगा, और उसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है वो भी कौन सा है, घूमने वाला। तो इसके अंदर जो EMF प्रेरित होगा वो कौन सा होगा, गतिज या गतिमान होगा। अब अपना नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए किसी चालक में EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। तो इसका जो आंसर है वो अभी मैंने ऊपर बताया है, तो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से। इसका आंसर जो आएगा कि इसके अंदर गतिमान चुंबकीय फ्लक्स, उसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी क्या होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए, वह गतिमान चालक। तो देखो किसी चालक में EMF प्रेरित होने के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक है गतिमान चुंबकीय फ्लक्स व गतिमान चालक, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। मतलब कोई आर्मेचर है उसमें जोड़ दी हमने स्लिप रिंग, तो अपना आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। तो आपने पढ़ा होगा, एक तो होती है स्लिप रिंग, एक होती है स्प्लिट रिंग। अब ध्यान से सुनिएगा कि जब हमने आर्मेचर में स्लिप रिंग जोड़ा है तो हमें जो धारा मिलेगी वो मिलेगी AC टाइप, मतलब प्रत्यावर्ती धारा मिलेगी, और स्प्लिट रिंग जहां जोड़ी है वहां हमें मिलेगी DC, मतलब डायरेक्ट करंट। तो कहने का मतलब ये है कि जब आर्मेचर में स्लिप रिंग जोड़ेंगे तो उसमें जो आउटपुट हमें मिलेगी वो मिलेगी कौन सी, अभी बताया मैंने कि जो प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अब इसमें जो EMF मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, पल्सेटिंग, मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रकार का ही मिलेगा। तो ये अपना जो क्वेश्चन था इसका आंसर आएगा अल्टरनेटिंग धारा, ठीक है। तो अब अपना देखिए, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि कम क्षमता वाली DC मशीन की योग डैश डैश की बनाई जाती है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि जितने भी प्रकार की अपनी DC मशीन है उसकी जो योक है वो 2 प्रकार के अपने पास पदार्थ काम में लेते हैं। एक तो होता है अपना कास्ट आयरन और एक होता है कास्ट स्टील। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें जो जनरेटर है वो कम क्षमता, कम इफिशिएंसी वाला चाहिए तो इसके अंदर आंसर आएगा कास्ट आयरन। अगर ये पुस्तक की अधिक क्षमता वाली, तब यहां पे आता कास्ट स्टील। तो देखो कम क्षमता वाली DC मशीन की योक मतलब आप समझते हो उसका बाहर का आवरण, या कह दो उसकी बॉडी, या मैं कह दूं उसके इंटरनल भागों की सेफ्टी जो करता है उसे बोलते हैं योक। तो कम क्षमता वाले के लिए कास्ट आयरन और अधिक क्षमता के लिए कास्ट स्टील। तो यहाँ पे अपना आंसर है वो आएगा कास्ट आयरन। अब अपना नेक्स्ट देखिए ध्यान से। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है। मतलब जो आर्मेचर कोर है उसको लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है। तो सबसे पहले लेमिनेटेड क्या होता है मैं समझाता हूं कि मानो कोई इतनी मोटी लेयर तैयार करनी, परत तैयार करनी हो, अब उसे 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। या तो इतना मोटा कोई अपना लोहा हो वो राके रख दे, या फिर कोई स्टील की पतली पतली जो अपनी छड़ है उसके द्वारा हम लेमिनेटेड कर सकते हैं। तो स्टील की छड़ में हम वार्निश डाल देंगे। वो वार्निश इसलिए डाला है कि उसमें किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किट ना हो। ये होगी। अब जो लेमिनेटेड कोर है, लेमिनेटेड इसकी जो मोटाई है, मतलब कह दूं ब्लेड की मोटाई, ब्लेड की मोटाई जो होती है वो होती है
0.35 से 0.50 एम 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 एम, ये होती है ब्लेड की मोटाई। अब बात करते हैं अपनी लेमिनेटेड बनाने का कारण। लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है कि उसके अंदर जो एडी करंट होगी, क्या होगी, एडी करंट हानि को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए। तो ये अपना हो गया आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है, एडी करंट हानि को दूर करने के लिए या कहते हैं कम करने के लिए। ठीक है, और इसके ब्लेड की मोटाई 0.35 से 0.50 mm। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अपना नेक्स्ट है क्या, ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 4 पोल सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो देखो आप सभी को पता होगा जो वाउंड होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है LAP जिसे बोलते हैं लेप, एक होता है वेव। ठीक है, अब देखो लेप और वेव, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये शॉर्ट ट्रिक है। लेप का जो दूसरा पॉइंट है A और फिर है P, तो A बराबर तो होता है अपना समांतर पथों की संख्या और P मतलब होता है पोल। तो देखो इन दोनों को बराबर लगा दो, तो मतलब A बराबर हो गया अपना P, A बराबर हो गया P। ठीक है, मतलब जितने इसमें समांतर पथ होंगे पोल भी उतने ही होंगे। दूसरा है वेव, तो वेव में जो होता है उसमें समांतर पथों की संख्या बराबर होती है 2। ठीक है, लेकिन हमें इसको नहीं पढ़ के यही ध्यान देना है कि 4 पोल सिंप्लेक्स लेप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। तो कौन सा पूछा, लेप वाउंड, तो लेप वाउंड में A बराबर P, तो मतलब 4 पोल है तो उसमें समांतर पथों की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। तो उसमें आएंगी 4। ठीक है, A बराबर P। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किसी जनरेटर में लेप वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण क्या है। मतलब किसी जनरेटर में लेप वाइंडिंग करने का कारण क्या है। तो लेप वाइंडिंग करने का कारण क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको इसका आंसर देता हूं कि कम अधिक धारा व कम वोल्टेज हेतु। कहने का मतलब है कि जहां पर हमें धारा की आवश्यकता तो अधिक है और वोल्टेज की आवश्यकता हमारे पास कम है, तो हमें करनी पड़ेगी क्या, लेप वाइंड करनी पड़ेगी। अब लेप वाइंडिंग ये कैसे हुई, तो इसका थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अपने पास LAP, क्या है, LAP, इसके अंदर देखो आपके पास 3 वर्ड है LAP। तो जो ये A है इसको आप मान लो एम्पियर, क्या मान लिया, एम्पियर। एम्पियर मतलब धारा, और धारा जो है हमें, ठीक है, धारा का मान पहले नाम आया तो धारा का नाम पहले आया, तो इसको मान लिया हमने अधिक। ठीक है, अब आपको पता किसी सर्किट में विद्युत धारा का मान अधिक हो गया तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका अपना जो आंसर था वो आ गया अधिक धारा व कम वोल्टेज हेतु। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन। अब साथ ही इसमें अपना अगर बात करें दूसरी वाइंडिंग कौन सी अपनी, वेव, VAVE, वेव। इसमें अपने पास जो लेटर आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, WAVE। ठीक है, तो इसके अंदर चारों में अपना आ रहा है V। ठीक है, V। अब V को हमने मान लिया क्या, वोल्टेज। वास्तव में ये जो मैंने एम्पियर वोल्टेज बताया ये होता नहीं, बस एक समझाने का तरीका है।
तो V4 हो गया वोल्टेज, और वोल्टेज का नाम हमने अगर पहले लिखा है तो वोल्टेज हो गया अधिक, मतलब हाई। अगर अपने पास वोल्टेज हाई हो गए तो आपको पता है जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, लो। तो ये होगी अपनी दो प्रकार के क्वेश्चन आगे इसके अंदर कि किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है अधिक धारा व कम वोल्टेज। अगर पूछ ले कि किसी जनरेटर में वेव वाइंड स्थापित करने का कारण है तो आप लिख सकते हो अधिक वोल्टेज कम धारा प्राप्त करने हेतु। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रशों का अपनी ज्यामितीय उदासीन स्थिति बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब जो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर जो ब्रश लगे होते हैं उसकी ज्यामितीय उदासीन स्थिति बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आपने पढ़ा है आर्मेचर रिएक्शन, तो उसमें अपने पास दो मुख्य होते हैं, एक तो होता है GNA और एक होता है MNA। GNA और MNA, अगर बात करेंगे GNA का जो फुल फॉर्म है वो होता है ज्यामितीय उदासीन एक्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्रिकल न्यूट्रिकल एक्सिस। और अगर MNA की बात करें तो MNA की बात करेंगे तो MNA की जो फुल फॉर्म है वो होगी चुंबकीय उदासीन एक्स, मैग्नेटिक न्यूट्रियल एक्सिस। ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम अपनी आर्मेचर रिएक्शन की, तो इसमें दो पॉइंट GNA MNA। अब देखो माना ये मोटर है, इसकी जो फिगर आकृति है वो ऐसी है, तो इसमें एक बीच में मिड रेखा होती है, तो इसके ऊपर अपने पास दो बता दिया मैंने, ये होते हैं, एक तो होता है GNA और एक होता है MNA, GNA और MNA। ठीक है। तो जब अपना आर्मेचर रिएक्शन होता है तो उससे पहले तो ये दोनों स्ट्रेट सीधे होते हैं, लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन होती है तो ये कुछ बढ़ेगी, आर्मेचर रिएक्शन तो ये कुछ ऐसी बढ़ जाएगी, ऐसे, मतलब इस पॉइंट से खिसक के ये आ गए यहाँ पे, मतलब देखो यहां से यहां तक खिसक गया, मतलब MNA अब आ गया यहाँ पे, MNA यहां गया। अब देखो पहले था स्ट्रेट, अब आ गए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी एक कार्बन ब्रश लगी है और यहाँ पे भी एक कार्बन ब्रश लगी है, मतलब यहाँ पे भी लगी है और यहाँ GNA पे भी लगी है, MNA पे, मतलब यहाँ पे प्लस लगी है, यहाँ पे माइनस लगी है। अब ये यहाँ पे आ गई, तो जो आर्मेचर रिएक्शन होगी तो उसके अंदर क्या होगी, स्पार्किंग होगी, मतलब क्या होगी, स्पार्किंग होगी। तो अपना जो मुख्य उद्देश्य यही है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर लगे ब्रशों का अपनी ज्यामितीय उदासीन स्थिति बदलने का, मतलब ज्यामितीय उदासीन स्थिति बदलने का मुख्य उद्देश्य है स्पार्किंग को रोकना, मतलब अब ये यहाँ पे GNA को यहाँ से लेकर के MNA पे ले आएंगे, जो GNA की ब्रश थी वो कहाँ पे ले आएंगे, अब MNA पे ले आएंगे, तो अपनी जो स्पार्किंग है वो रुक जाएगी। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना नेक्स्ट है, देखो मैंने लिख दिया है कि फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, मतलब फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम डैश 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 के लिए होता है, मतलब फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है वो किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो देखो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है वो लिया जाता है काम में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने
हेतु। मतलब जो अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी जो डायरेक्शन है वो ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम काम में लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र होता है। मतलब डीसी जनरेटर है उसमें अपने पास जो प्रेरित ईएमएफ है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर है, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम याद करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ईएमएफ ज्ञात करने का मतलब ई ज्ञात करने का, तो ई बराबर फाई जेड एन बटे 60 गुणा पी बटे ए, और किस में आएगा ये, वोल्ट में। ठीक है, तो ये अपना सूत्र है ईएमएफ ज्ञात करने का कि कैपिटल ई बराबर फाई जेड एन बटे 60 गुणा पी बटे ए वोल्ट। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए अपना नेक्स्ट है कि डीसी शंट जनरेटर का अनुप्रयोग, मतलब डीसी शंट जनरेटर का अनुप्रयोग किया जाता है। तो डीसी शंट जनरेटर का जो उपयोग है वो किया जाता है, इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और अगर केवल ये पूछे डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, डीसी जनरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसके अंदर लिखेंगे हम बूस्टर। क्या, बूस्टर। केवल डीसी जनरेटर। अगर डीसी शंट जनरेटर पूछा है इसने तो लिखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपनी डीसी मशीन की जो स्ट्रेसिस हानियां होती है, डीसी मशीन की जो स्ट्रेसिस हानियां होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो देखो इसका ज्ञात करने का तरीका, सबसे पहले हमें जो, अगर स्ट्रेसिस का जो हमें सूत्र है वो याद हो गया तो जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो स्ट्रेसिस हानि का जो सूत्र है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सूत्र होता है स्ट्रेसिस लॉस WH बराबर नीटा इंटू बी मैक्स की पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी। ये तो कांस्टेंट हो गया स्ट्रेस, बी मैक्स हो गया मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व है, वी मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, और ये हो गया स्ट्रेसिस हानियां। अब जो ये किस पे निर्भर करता है, तो देखो मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स आवृत्ति पर, वॉल्यूम पर। तो कहने का मतलब है कि जब ये जो स्ट्रेसिस हानियां वो किस किस पे निर्भर करती है, जो मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है उस पर, जो आवृत्ति है उस पर, और वॉल्यूम है, आयतन है उस पर। तो कहने का मतलब है इसमें हम लिख सकते हैं कि कोर के आयतन पर, कोर के आयतन पर। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं कि फ्लक्स घनत्व के मान पर, फ्लक्स घनत्व के मान पर। नेक्स्ट लिख सकते हैं आवृत्ति पर, एंड नेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, ये नेट अपना कांस्टेंट है तो इसके अंदर आ जाएगा। देखो ध्यान से कि डीसी मशीन स्ट्रेसिस हानियां निर्भर करती है कोर के आयतन पर, फ्लक्स घनत्व के मान पर और आवृत्ति पर। और इसका सूत्र जो है WH बराबर ईटा बी मैक्सिमम की वैल्यू 1.6 इंटू एफ इंटू वी। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अपना नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन एक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था। तो लिखा है मैंने
कि 10 पोल वाले डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर कंडक्टर और प्रति पोल फ्लक्स 20 मिली वेबर है, जो कि 600 आरपीएम पर कार्य करता है, जिसमें सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में बांधा है, तो उसका उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करें। तो अभी हमने इससे पहले एक सूत्र पढ़ा था, आपको याद होगा कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का ज्ञात करने का सूत्र था। तो देखो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। सूत्र है अपना E बराबर फाई जेड एन बटे 60 गुणा ए और ऊपर लिखा मैंने P। तो ये है, और सारा का सारा किस में आएगा? वोल्ट में। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ये दिए हुए मान हम इसमें नोट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मान रख लेते हैं, देखो ध्यान से कि इसमें हमने लिखा कि Z बराबर, Z चालकों की संख्या कितनी है? 960, ठीक है। इसके बाद में फाई चुंबकीय फ्लक्स 20 मिली वेबर, कितनी है? 20 मिली वेबर। तो देखो मैंने लिखा है 20 मिली वेबर। तो इसको अगर मैं चेंज कर दूं, तो चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा? ध्यान से देखें, मिली है तो लिख दूं मैं 20 गुणा 10 की घात माइनस 3। अब इसके बाद में n घूर्णन गति, घूर्णन गति कितनी है? 600 आरपीएम, तो लिखा मैंने 600 आरपीएम। इसके बाद में देखो वेव वाइंडिंग, अब वेव वाइंडिंग में बताया था A बराबर 2, और नेक्स्ट अपना P मतलब पोल, पोल कितने अपने? 10। ये हो गया। देखो Z बराबर लिख दिया 960, फाई का जो चुंबकीय फ्लक्स है 20 मिली वेबर, उसको चेंज कर दिया 20 गुना 10 की घात माइनस 3, n बराबर 600 आरपीएम, A बराबर 2 और P बराबर 10। अब इसे हम रख देते हैं फॉर्मूला में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां रखा है कि E बराबर Z, जो फाई का मान है वो लिखा है मैंने 20 गुणा 10 की घात माइनस 3, ठीक है। अब गुणा Z का मान है वो है 960, गुणा n का जो मान है वो है 600, ये रख दिया मैंने 600, और P का मान जो है वो है 10। देखो P का मान 10 दे रखे, बटे 60 का 60 और गुणा A अपना कितना था? A था 2, ठीक है। ये हमने मान रख दिया, एक बार आप गौर से देख सकते हो। रखने के बाद में हम करते हैं इसमें थोड़ा करेक्शन। तो देखो काटा पिट्टी करेंगे, तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर मैंने 6 कम 6 और 2 0 थे तो 100 गया। अब 2 से काटा मैंने 100 को, तो हो गया 50, ठीक है। अब काट लिया, अब दोबारा मान रखते हैं, तो देखो E बराबर 20 गुणा 10 की घात माइनस 3 गुणा 960 गुणा 50 हो गया। अब गुणा कर रहे हैं, तो हम क्या करें? 960 गुणा, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। अगर इसको 50 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 और 1 0 ये, तो मतलब 2 0 और 5 दूनी 10 हो गया 1000, ठीक है। 1000 हो गया। अब आगे अपना बच गया कितना? 10 की घात माइनस 3, तो गुणा 10 की घात माइनस 3। अब देखो ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर 960 और 3 0, तो लिख सकते हैं गुणा 10 की घात प्लस की 3 और गुणा 10 की घात माइनस की 3। अब देखो माइनस की 3 और प्लस की 3 दोनों को काट दिया, तो E बराबर आ गया 960, और 960 किस में? वोल्टेज में। तो अपना आंसर है वो आ गया कितना? 960। एक बार आप गौर से देख सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो गया अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
अब अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी इन सभी क्वेश्चन में, तो आप मुझे बता सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मैं जितेश जोगी अपनी पहली क्लास डीसी जनरेटर की यही समाप्त करता हूं। अब इसके बाद में अपनी जब नई क्लास आएगी, नया जब हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको इनसे भी कुछ नए नए क्वेश्चन और बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो और बताऊंगा। तो इनमें अगर आपको कुछ दिक्कत आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं जितेश जोगी अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में। इसी क्लास की नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताऊंगा। शायद मुझे लगता है कि मेरा समझाया वो आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए थे, एक बार आप फिर से देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट था, इसका कई बार एग्जाम में सूत्र ही पूछ लेते हैं और कई बार डेरिवेशन आपको पूछ लेते हैं। तो आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे अपनी क्लास से नेक्स्ट में। तो आप सभी लोगों का, सभी स्टूडेंटों का धन्यवाद।